इस चैनल पर मैं वो हकाइक आपके सामने लेकर आने की कोशिश करूंगा जिन्हें बिलअमूम आम आवाम से पोशीदा या उन्हें मंजर-ए-आम पर नहीं आने दिया जाता, ताकि वो अपनी दुरुस्त तारीख से आगाह ना हो सकें। इसका आगाज़ मैंने ईरान के खिलाफ CIA के ऑपरेशन एजेक्स से किया है। अगर आपने वो वीडियो देख रखी है तो ठीक, वरना आप इस वीडियो के बाद भी उसे देख सकते हैं। आज के मैटर या FA FSC के मुतालिया पाकिस्तान के कोर्स में आपको एक पैराग्राफ या चंद लाइनें ऐसी मिलती हैं जिसमें बताया जाता है कि मुसलमानान हिंद ने खिलाफत उस्मानिया को बचाने के लिए एक तहरीक 19वीं सदी के शुरू में स्टार्ट की थी, जिसका नाम तहरीक खिलाफत या खिलाफत बचाओ तहरीक था। सिर्फ इतना ही बताया जाता है और इसके सियाको सबाक पर हमें कोई मुस्तनद तहरीर नहीं मिलती कि ऐसा क्यों हुआ था। तो चलिए आज वो सब जानते हैं। तुर्क या उस्मानी खिलाफत अपने 400-500 साला अरूज के बाद अब उस मकाम पर पहुंच चुकी थी कि यूरोप में उसे मर्द बीमार कहा जाता था। उस वक्त दुनिया के स्टेज पर बरतानवी, फ्रांसीसी और बुलंदेजी छाए हुए थे। अल्जीरिया, लीबिया और शुमाली अफ्रीका पर फ्रांस, इंडोनेशिया, मलेशिया पर बुलंदेजी और इंडिया पर बरतानवी हुक्मरान थे। इन ममालिक को उन्होंने अपनी कॉलोनियां बना रखा था। अंग्रेज़ों की ये खासियत है कि उन्होंने हर जगह साजिशें, नफाक, धोखाधड़ी से मुकामी कुव्वतों को लड़ाकर इक़्तिदार अपने कब्जे में किया है। अरब बगावत जो 1916 से 1918 के दौरान उस्मानियों के खिलाफ हुई और जिसके नतीजे में उस्मानी सल्तनत की बाकिया से दर्जन भर नई कौमें वजूद में आईं, जदीद मशरक़ वुस्ता की तारीख का एक अहम वाक़या है। लेकिन दुनिया में इसकी समझ बहुत कम है, जो बुनियादी तौर पर लॉरेंस ऑफ अरेबिया की कहानी के पस मंज़र के तौर पर जानी जाती है। लॉरेंस ऑफ अरेबिया पर मैं अलग से वीडियो करूंगा। अरब बगावत का आगाज़ दरअसल कहीं अचानक से हिजाज से नहीं हुआ, बल्कि ये अरब दुनिया के सियासी, समाजी, सकाफती और मौशी डेवलपमेंट का नतीजा थी जो उस दौर में हुई। इस बगावत को समझने का आगाज़ हमें अरब दुनिया को उस्मानी कंट्रोल के तहत 19वीं सदी में तब्दीलियों और उन अवामल पर गौर करने से होगा जिन्होंने अरब कौमों को बगावत की तरफ धकेला। इस पर हम इसके बाद बात करेंगे कि जिन्होंने इसे पहिए लगाए। इसलिए पहले हम तफसील से उन अवामिल का जायजा लेंगे जो मुस्लिम फेथ के आबाई वतन को आखिरी खिलाफत के खिलाफ बगावत की तरफ ले गए, और ये कैसे उस्मानी सल्तनत में सरमायादारी या कैपिटलिज्म के आने से जुड़ा है, और किस तरह से जंग अजीम अव्वल ने इस बगावत को मुतासर किया। जैसे इस जंग ने दुनिया के बाकी हिस्सों को बदला और इसी के सबब जजीरा नुमा अरब मॉडर्निज्म से हमेशा हमेशा के लिए तब्दील हो गया, वैसे ही जैसे किसी तनाज़े के वाक़यात तारीख को बुनियादी तौर पर बदलने की ताकत रखते हैं। तो आगाज़ हम 19वीं सदी में जजीरा नुमा और वहाँ रहने वाले लोगों पर एक कायराना जायजे से करेंगे, बतौर ख़ास हजाज के हिस्से से जो रेड सी या बहरा अहमर की तरफ मिस्र के सामने वाक़या है, क्योंकि ये इलाका बगावत का हतमी मरकज़ बना। जदीद दौर के आगाज़ तक अरब जजीरा नुमा ज़्यादातर उन अरब कबाइल पर मुश्तमिल था जिन्हें बदूइन कहा जाता था। बाकियों की मुस्तकिल आबादकारी साहिलों के साथ साथ थी, जैसे बहरा अहमर पर जद्दा का शहर, आजकल जो मॉडर्न यमन और ओमान है। इसी तरह जजीरा नुमा अरब के जनूबी हिस्से में तिजारत के लिए बहुत से बहरी अड्डे थे जो हिंदुस्तान, मराकश और यूरोप के ताजरों के साथ रेशम और गुलामों की तिजारत में मावन थे। 19वीं सदी में जजीरा नुमा अरब का नस्ली और मजहबी तनव्वो हैरत अंगेज हद तक अपना फैलाव रखता था। मुस्लिम अक्सरियत में थे, लेकिन इनमें फ़िरका वाराना तकसीम थी। मशरिक में शिया और मगरिब में सुन्नी रहते थे। हजाज खुद शाफी फ़िक़्ह मसलक के अक्सरियती बशिंदों का घर था, जबकि वसी उस्मानी रियासत हनफी थी। साहिलों पर ईसाई और यहूदी भी रहते थे, और हिजाज में जैसे जद्दा जैसे साहली शहरों में यूनानी और आर्मीनी ख़ानदान भी आबाद थे। उस्मानी निज़ाम ने इन नस्ली और मजहबी कम्यूनिटीज़ के ताल्लुकात को मुख्तलिफ दर्जों की कामयाबी के साथ मुनज़्ज़म करने की कोशिश की। बदूइन कबाइल जैसे नोमैडिक कम्यूनिटीज़ जो साहिली इलाकों से परे खाना बदोशी की ज़िंदगी गुजारते थे, उन्हें कंट्रोल करना मुमकिन ना था, जबकि शरीफ और उन मुकामी एलीट्स को मुनज़्ज़म और उन पर टैक्स लगाना आसान था जो बंदरगाह में आबादकारी और तिजारत के अलावा ज़मीन के भी मालिक थे। कुछ सरबराहान जो साहिली पट्टी के करीब रहते थे, जैसे मक्का के शरीफ, उनके लिए उस्मानियों ने माली इमदाद का बंदोबस्त कर रखा था और उन्हें काफिलों के जरिए माली इमदाद भेजी जाती थी ताकि वो शहर के मामलात को चला और जारी रख सके। तारीखी तौर पर हिजाज जोग्राफियाई हिकमत अमली और मजहबी एतबार से उस्मानी सल्तनत के लिए अहम था। उस्मानियों ने 16वीं सदी में इस इलाके पर कब्जा किया और इसे अपनी इस्लामिक लेजिटिमेसी यानी खिलाफत को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे रूम के शहर पर कंट्रोल मगरबी सल्तनतों के लिए
एक ताकतवर अलामत हुआ करता था। इस खित्ते की अहमियत के बावजूद उस्मानी खुद को आला सकाफत याफ्ता और महज़ब समझते थे, जबकि मकामी बद्दुवी आबादी को वो कमतर और हकीर ख्याल करते और उन्हें तरक्की याफ्ता समझने से कतई गुरेज़ां थे। उस्मानियों को अपने अहद की आखिरी सदी में इस खित्ते से मुसलसल बगावतों का सामना रहा। 1800 की दहाई में यहाँ एक बुनियाद परस्त तहरीक जिसे वहाबियत कहा जाता है उसने सर उबारा, जिसे उस्मानियों की तरफ से शिकस्त देकर जजीरा नुमा अरब के मरकज की जानिब जिला वतन कर दिया गया। इसके फौरन बाद अल्बानवी मिस्री खानदान मोहम्मद अली पाशा ने 1820 से 1840 तक हजाज और शाम पर कब्जा कर लिया। अगरचे वो खुद को उस्मानियों के ज़ेरे नगीन कहते, मगर अमलन आज़ाद और सुल्तान की ताकत के हरीफ थे। उनके ज़मीनों पर कब्जे ने उस्मानी कंट्रोल को बहुत कमज़ोर किया। सुल्तान ने जल्द ही उनसे इलाका बाजियाब करवा लिया, लेकिन बहुत से मकामी शरीफ उस्मानियों की जानिब से तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गए। ऐसे वक्त में यूरोप अपने आलमी निज़ाम को फैला रहा था और गैर मुल्की कंपनियां उस्मानी सल्तनत में सरमायाकारी करने की गरज से वारद हो रही थी। गैर मुल्की कंपनियों की सरमायाकारी ने उस्मानी अमूर सल्तनत में गैर मामूली पैमाने पर दखल देना शुरू कर दिया, जिसके ज़ेरे असर गैर मामूली समाजी तब्दीलियां रूनुमा होने लगी। इसमें हिजाज भी शामिल था। यहाँ मुकामी बुनियाद परस्तों ने आग भड़काई और 1850 की दहाई में जद्दा में होने वाले कत्लेआम के सबब यूरोपियों को उस्मानी सल्तनत पर कानूनी पाबंदियां आयद करने का मौका मिल गया, जिन्होंने यूरोपी असर व रसूख बढ़ने की वजह से ईसाइयों को बकरा बनाकर मकामी शरीफ की तरफ से नफरत का निशाना बनाया। इसमें 21 अफराद बशमूल फ्रांसीसी कौंसल और उनकी बीवी हलाक हो गए। ये 19वीं सदी के वो जियोपॉलिटिकल पुरतशद्दद हालात थे जहां बगावत की चिंगारियां दबी हुई थीं। अगली यानी 19वीं सदी में नेशनलिज्म का तस्वर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के एक नए रूप में उभरा। नेशनलिज्म का जन्म मगरबी यूरोप में हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के दानिशवरों में फैल गया। उस्मानी सल्तनत में ये मुख्तलिफ मजहबी और नस्ली ग्रोहों और हुक्मरान तबके में देखा गया। 1880 की दहाई में उस्मानी सल्तनत के तुर्क एलीट्स ने बजाय सल्तनत को एक वसी कतीरुल मजहबी और कतीरुल जहती सकाफती आबादी की नज़र से देखने के पैन तुर्कीइज़्म को अपनाना शुरू कर दिया और सल्तनत में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पर ऐसी इस्लाहात मुतारफ़ करवाईं जो मुआशी, समाजी और मजहबी इस्लाहात का मजमूआ थी। इससे पहले सल्तनत के मुख्तलिफ हिस्सों में परवरिश पाने वाली टेंशन को ऐसन तरीके से निपटा गया और उस्मानी नेशनल असेंबली में पैन इस्लामिकिज्म नज़रिए के तहत 60 अरब नुमाइंदों की तकर्री की गई थी और बयान दिया गया था कि तमाम मुस्लिम, चाहे वो अरब, तुर्क या किसी और नकली ग्रोह से हों, बराबर हैं। इस बात ने इब्तदाई तौर पर अरब दानिशवरों को इत्मीनान बख्शा, लेकिन फिर उस्मानी एलीट की तुर्किज़म की जानिब पेशकदमी से वो खौफज़दा हो गए। पैन तुर्किज़म इस्लाही इकलियत जैसे यूनानियों और आर्मीनियों के लिए ज़्यादा खतरनाक था। ताहम तुर्किज़म की जानिब झुकाव ने अकलियती नस्ली ग्रोहों में फिक्रमंदी पैदा की और इसमें अरब भी शामिल थे। उस्मानी कौमियत परस्ती बुनियादी तौर पर टेक्नोलॉजिकल मॉडर्निज्म पर मबनी थी, जो बद्दुओं जैसे खाना बदोश लोगों के साथ तनाज़ात पैदा करती थी, जिनका चरवाहों सा तर्द ज़िंदगी उभरती सनती मईशत के बरअक्स था। पूरी 19वीं सदी के दौरान सल्तनत उस्मानिया के तुर्क एलीट्स की परो तुर्किश जज्बात और अकलियती नस्ली ग्रोहों के दरमियान टेंशन बढ़ती रही। दोनों तबका के बतदरीज बढ़ते रुझान ने अरब दानिशवरों को अपने मुफादात की हिफाजत के लिए नेशनलिस्ट नजरिए की जानिब धकेल दिया। 19वीं सदी के आखिर में अरब दानिशवरों जैसे कि इस्तांबुल में रहने वाले सतियाल हसरी ने एक ऐसी अरब कौम का तस्वर पेश किया जो मुश्तरका अरबी ज़बान और सकाफत पर मबनी हो, ना कि मज़हब पर। ताहम ये नोट करना ज़रूरी है कि ऐसी दानिशवराना तरक्कियों ने सिर्फ अरब मुतवस्सत तबके या मकामी ब्यूरोक्रेट्स को मुतासर किया जो लिख पढ़ सकते थे, जबकि आम बदवी खाना बदोश या किसान इससे लाताल्लुक रहे। मज़ीद ये कहना भी ज़रूरी है कि तमाम अरब दानिशवरों ने अरब कौमियत के रोमानवी ख्यालात को कबूल नहीं किया। बहुत से अरब शरीफ अपने सियासी अहदाफ में समझदारी रखते थे, जो अपने मुफादात के मुताबिक उस्मानी या अरब हामी के तौर पर बदल जाते थे। इसके अलावा जब अरब बगावत बिलाकर शुरू हुई तो बहुत से अरब दार हकीकत इस हकीकत पर हैरानी की कैफियत में रहे, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम तकवा को नस्ली शनाख्त और सुल्तान को जायज़ इस्लामी हुक्मरान के तौर पर तरजीह दे रखी थी। इस तरह दानिशवराना तारीख बगावत की वजूहात की मुकम्मल वजाहत नहीं करती। यहाँ मुझे इल्लामा इकबाल का वो शेर शिद्दत से याद आ रहा है जो उन्होंने मुस्लिम अक़वाम को वार्न करने के लिए कहा था कि इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है,
जो पैरहन है इसका वो मजहब का कफन है। अरब बगावत का एक और सबब तंजीमत इस्लाहात और उनके मुकामी एलीट पर असरात से जुड़ा है। तंजीमत इस्लाहात उस्मानी सल्तनत की जानिब से मुतारफ करवाई गई इंतजामी इस्लाहात थी। इसके सबब अरब जमींदारों और शरीफ इस्तांबुल के साथ बाहमी तनाज़े में आ गए। इससे पहले उस्मानियों की अरब सोसाइटी मुख्तलिफ तिजारती मुआहदात में बटी हुई थी और वो अपने ये सब अमूर को चलाते थे। लेकिन तंजीमत इस्लाहात के बाद नए टैक्स निज़ाम ने इन पुरानी इजारादारियों को तोड़ा जिससे ज़मीन के मालिकान खुश न थे, जबकि कौंसलों में इंतजामी इस्लाहात ने मकामी शरीफ की रवायती ताकत को कमज़ोर कर दिया। उस्मानियों के लिए ये सब मॉडर्निज्म के लिए ज़रूरी था, लेकिन बहुत से मकामी शरीफ और दीगर मकामी अरब एलीट्स के लिए ये उनके मकामी राज के लिए खतरा था। ये समझना आसान है कि जब इस्लामिज़म से तुर्कीज़म की तरफ ये तब्दीलियां हमरकाब हो जाएं, तो जाहिर है मज़ीद बिगाड़ पैदा होगा। उस्मानियों ने हिजाज पर अपना कंट्रोल बढ़ाने के लिए पासपोर्ट के इस्तेमाल का एक तरीक़ाकार भी अपनाया। पासपोर्ट मकामी आबादियों के लिए भी एक हसास मौजू था, जैसे कि यूरोपी ताकतों के लिए भी। इनका इस्तेमाल हज के लिए जज़ीरा नुमा अरब में दाखिल होने या छोड़ने वालों की जांच के लिए किया जाता था, और उस्मानियों ने दावा किया कि इसका इस्तेमाल मुजरमों को अरब में छुपने से रोकने के लिए ज़रूरी है। उस्मानियों ने यह भी कहा कि पासपोर्ट एक इस्लामी इक़दाम है ताकि हज को ज़्यादा मौसर बनाया जा सके, और उनकी जानिब से हकीकी या फ़र्दी जराइम का इस्तेमाल इसके नफाज के लिए काफ़ी था। एशिया और अफ्रीका से बहुत से मुस्लिम जो यूरोपी नौ आबादियाती पावर के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों में रहते थे, हर साल अदायगी हज के लिए इस इलाके में आते थे, और इन यूरोपी ताकतों ने इस मौका को अपनी सदियों की हजीमत का बदला लेने के लिए इस्तेमाल किया ताकि वो उस्मानवी सल्तनत के अमूर में मदाखलत कर सकें। इन मदाखलतों में इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों में सरमायाकारी जैसे रेलवे और अकलियतों की मज़ीद ताकत या खुद मुख्तारी हासिल करने की तलाश में पसे पर्दा हमायत भी शामिल थी। उस्मानियों, जिन्हें एक मुस्लिम सल्तनत के तौर पर देखा जाता था, के बारे में ख्याल फैला कि वो अब मॉडर्निज्म के पीछे भाग रहे हैं और उनको भी मगरबी एनलाइटमेंट की ज़रूरत आ पड़ी है, और ये भी अपनी हैयत में दूसरे यूरोपी बन रहे हैं। उस्मानी बुनियादी तौर पर साहिली इलाकों में दिलचस्पी रखते थे, ना कि सहराई अंदरूनी इलाकों में, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अंदरूनी मकामात पर किलों की तामीर की ताकि तिजारत हमवार चलती रहे, जैसे कि रेलवे का शहरों में आना। अमरीकी अफसानवी कहानियों में आज़ाद काउबॉय की ज़िंदगी को बड़ी स्ताइश की नज़र से देखा जाता, जो किसी किस्म की पाबंदियों को नहीं मानते। इसी किस्म का तस्वर हिजाज के मकामी अरब भी रखते थे। उन्होंने हिजाज की ज़िंदगी में बढ़ती हुई सिक्योरिटीज़ को ख़तरे के तौर पर देखा और समझा कि यह बदवी आज़ादी पर हमला है। अरब बगावत की एक और पसे पर्दा वजह उस्मानी सल्तनत का आलमी सरमायादाराना निज़ाम में दाखिला भी था। अब इसमें गैर मुल्की कंपनियां वारद होने लगीं और उस पर मुतताद उस्मानी बैंक का क़याम। सल्तनत के बहुत से ईसाई जो पहले ज़मीन या आला ओहदों पर फायज न हो सकते थे, जैसे आर्मीनी, यहूदी और यूनानी, उन्होंने मतवसत तबके में दाखिला शुरू किया। नतीजतन सल्तनत के कुछ हिस्सों में सनतकारी बढ़ने लगी, अगरचे ऐसा हिजाज में नहीं हुआ। ताहम ये तब्दीली आई जब उस्मानियों ने मक्का और मदीना का इस्तेमाल किया, जिनकी इस्लामी मुक़द्दस शहरों के तौर पर अलामती हैसियत ने उन्हें अपनी जदीद बुनियादी ढांचे की नुमाइश के लिए अहम बना दिया। इसीलिए 1908 में हिजाज रेलवे, जो दमिश्क को मदीना से जोड़ती थी, मुकम्मल हुई। ये रेलवे फ्रांस और जर्मनी ईसाई ताकतों की भारी इमदाद से बनाई गई थी। इसीलिए उस्मानी हुकूमत ने इस रेलवे की इस्लामी बुनियादों पर तामीर को जवाब देने के लिए नैरेटिव कंट्रोल करने में एहतियात बरती। मोहम्मद आरिफ शाफी, जो दमिश्क का एक शामी इमाम था, उसने रेलवे के इस्लामी जवाब की वजाहत के लिए एक पम्फलेट लिखा। यह पम्फलेट अपनी तरतीब में दिलचस्प है क्योंकि ये रेलवे के मुखालफिन के मुख्तलिफ नकात को काउंटर करता है। इसके इस्लामी किरदार को उबारता और मॉडर्निज्म और इस्लाम को यकजा करने की कोशिश करता है। इसके बावजूद हिजाज में भागे इंजनों ने उस्मानी हुकूमत और मकामियों के दरमियान तनाज़ात को बढ़ावा दिया। रेलवे उस्मानी फौज को हिजाज में ले आई और जजीरा नुमा पर उस्मानियों का सियासी और फौजी कंट्रोल मजीद बढ़ गया। इन तब्दीलियों ने बहुत से मकामी बदवी और अलीट ग्रोहों में हलचल मचाई, जिन्होंने इसे अपनी रवायती तर्ज ज़िंदगी पर एक तरह से हमला महसूस किया, जो 1850 की दहाई में गुलाम तिजारत के खात्मे से लगातार महसूस हो रहा था। अरब बगावत का आखिरी अंसर गैर मुल्की ताकतों, खास तौर पर बरतानवियों का किरदार था। अरब कौमियत और उसके यूरोपियों के साथ ताल्लुकात कम अज़ कम अजीब है। जर्मनी और फ्रांस ने हिजाज रेलवे की तामीर में फंडिंग की और मुख्तलिफ यूरोपी ताकतों ने सल्तनत के अंदर
मकामी अक़लियती रहनुमाओं के साथ ताकत के नेटवर्क्स बनाए। मिसाल के तौर पर रूस ने आर्मीनी और ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटीज़ की हमायत की, फ्रांस ने कैथोलिकों का साथ दिया, जबकि बरतानिया ने दरूज और यहूदियों जैसे ग्रोहों की हमायत की। हिजाज के अरब आम तौर पर इन गैर मुल्कियों से साहिली तिजारत के रास्तों के जरिए जुड़े थे। बरतानिया इस खित्ते में ख़ास तौर पर मुलव्वस था जब उसने मिस्र, सूडान, रेड सी और फारसी खलीज से नए रास्ते खोले। जंग अजीम अव्वल 1914 से शुरू थी, जिसमें सल्तनत उस्मानिया सेंट्रल पावर्स ग्रुप में शामिल और अलाइज के खिलाफ लड़ रहा था, जिसमें बरतानिया और फ्रांस भी शामिल थे। उन्होंने इस मौके को गनीमत जाना और अरब ग्रुपों की फुल सपोर्ट की और अपना एक होनहार अफसर टी लॉरेंस, जिसे लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से शोहरत मिली, भेजा। बरतानिया ने मक्का के शरीफ हुसैन बिन अली की क़यादत में बिखरे कबाइल को इकट्ठा किया। ये पहले उस्मानियों के वफादार था, लेकिन इसने अपनी वफादारी तब्दील कर ली और इसके ज़ेरे असर जत्थों ने रेलवे को उखाड़ फेंका, सप्लाई लाइन काट दी और उकबा के शहर पर कब्जा कर लिया। इन्हें उम्मीद दिलाई गई थी कि जंग में कामयाबी के बाद अरब कौमियत पर मबनी अरब सल्तनत का क़याम अमल में लाया जाएगा, जो पूरे मिडल ईस्ट पर हुक्मरान होगी। इधर ये चीज़ें चल रही थीं और उधर इस बगावत के शुरू होने से पहले ही फ्रांस और बरतानिया ने आपस में एक मुआहदे के तहत अरब इलाके आपस में बांट लिए। शाम और लिबनान फ्रांस के पास और इराक फ़लस्तीन बरतानिया रखेगा। ये सल्तनतों के दरमियान केक बांटने जैसा था। इस मुआहदे का नाम साइकस पीको डिक्लेरेशन रखा गया था। इस पर एक और ताज़ियाना बेलफोर ऐलान था, जिसमें बरतानिया की जानिब से फ़लस्तीन में यहूदियों के लिए एक वतन का वादा किया गया, एक ऐसी सरजमीन जो सदियों से अरब कम्युनिटीज़ का घर रही। वादा उस ज़मीन पर किया गया जो उनके पास ना थी और जहां पहले से दूसरे रहते थे। लंदन और पेरिस के लिए बगावत कभी कोई मुकद्दस अहमियत ना रखती थी। ये दरअसल हिकमत अमली थी। इराक के तेल पर कंट्रोल, हिंदुस्तान तक रसाई बरकरार रखना और खित्ते को तकसीम कर कर उस पर आसानी से राज करना। अरब साथी ना थे, वो नक्शे पर कारामद मोहरे थे। अरबों को जजीरा नुमा अरब और करीबी मशरकी हिस्सों के मिलाप से एक अरब रियासत की तस्वीर दिखाई गई थी, लेकिन अरब शरीफ को एक छोटी बादशाहत और उनके बेटों को एंग्लो फ्रांसीसी मैंडेट्स के तहत कठपुतली रियासतों में तकसीम कर दिया गया। इससे वाज़ेह होता है कि यूरोपी इस्तेमारियत और मकामी कौमियत दोनों बगावत के बुनियादी मुहर्रिकात थे, लेकिन ये बात भी सच है कि बरतानवी सपोर्ट के बगैर ये कभी कामयाब ना हो सकती थी। ताहम 1916 तक जब अरब बगावत शुरू हुई, मुतअद्दिद अलग अलग मुहर्रिकात इस मशहूर बगावत के आगाज़ में अपना हिस्सा डाल चुके थे। इनमें तुर्की और अरब कौमियत के दानिशवराना तहरीकों का इजाफा भी सरे फहरिस्त रहा, जिनका इस्तेमाल एलीट्स ने अपने मखसूस मुफादात को आगे बढ़ाने के लिए किया। गैर मुल्की सियासी मुदाखलत के साथ मिलकर ज़मीन कुछ अमली या नज़रियाती शरीफ के लिए उस्मानियों के खिलाफ बगावत के लिए मौजू हो गई। अरब बगावत इस बात की गवाही है कि कैसे नस्ली शनाख्त और दाती मुफादात रियासत के साथ मिलकर बगावत के मुनफरद हालात को तश्कील देते हैं। जब जंग शुरू हुई और जंग के तराने गाए जाने लगे, वक्त के पहिए अनफोल्ड होना शुरू हो गए। अरब बगावत मकामी और आलमी मुतहारब कुव्वतों और एलीट्स की अपने मुफादात आगे बढ़ाने की कहानी है, जिसकी बुनियाद पहली गोली चलने से बहुत पहले रख दी गई थी। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? आप अपनी राय का इजहार कमेंट्स में कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।